हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल IAS में। अब तक हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था में कैसे संवैधानिक का क्रम था, क्रमिक विकास की पृष्ठभूमि क्या थी, इसको हम लोगों ने पढ़ा। हम लोग देखते हैं कि 17वीं सदी के आरंभ में कैसे यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में आगमन होता है, जिसमें इंग्लैंड लंबे समय तक रहती है, प्रमुख रूप से रहती है। वह ब्रिटानिया हुकूमत देखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में जब भारत में मुग़ल सल्तनत, मुग़ल काल यानी मुग़ल बादशाहों की, जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है और भारत में उसी वर्ष उसी दौरान देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं उसी दौर में नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय होता है भारत में, जिससे धीरे धीरे स्थितियां कमज़ोर दिखाई पड़ने लगती हैं। और उसी सही समय का ब्रिटिश सरकार को यह बात समझ में आ गई कि उसी को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए, उस समय का इस्तेमाल करते हुए, उस संघर्षों का फ़ायदा उठाते हुए वे भारत के राज्यों पे आधिपत्य जमाना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि 1757 के प्लासी युद्ध एवं 1764 में बक्सर युद्ध में उनको विजय प्राप्त हो जाती है और इसी के साथ वह भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। आप लोग देखते हैं, इतिहास में देखा जाता है, यहीं से उनके प्रभुत्व की स्थापना होती है, जिसमें 1765 की इलाहाबाद की संधि होती है। उस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे प्रांतों की दीवानियाँ उनको प्राप्त हो जाती हैं, राजस्व दीवानियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो इसी के साथ साम्राज्यवादी सरकारें अपने आप को स्थापित कर लेती हैं और भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश संसद से क्या होता है, शुरुआत होती है, संविधान के क्रमिक विकास की शुरुआत होती है, जिसको हम 1600 के राजालेख से शुरुआत किया। हम लोग एक 1600 के राजलेख के माध्यम से कंपनी का भारत में आगमन होता है। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में महारानी से मिले और 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों पर अधिकार प्राप्त किया। तो यह क्रमिक विकास चलता है और हम देखते हैं कि ब्रिटेन संसद के द्वारा बनाए गए नियमों को उनकी प्रकृति के आधार पे हम दो भागों में विभक्त कर देते हैं, जिसमें देखते हैं पहला कंपनी शासन के रूप में हम बांटते हैं, जहाँ पे हम 1773 से लेके 1857 की क्रांति तक पढ़ते हैं। दूसरा भाग हम बांटते हैं जहाँ पे भारत सरकार अधिनियम आता है, 1858 यानी क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाता है। 1858 से 1947 तक को हम क्राउन शासन में पढ़ते हैं, बांट देते हैं उसकी प्रकृति के आधार पे। हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे क्राउन रूल चला, क्राउन रूल क्यों हस्तांतरित कर दिया गया, कंपनी रूल कैसे क्राउन रूल के हस्तांतरित हो जाता है, वह हम लोगों ने देखा। कब चार्टर एक्ट आए, कब चार्टर एक्ट समाप्त करके परिषद का गठन हो गया। 1858 में हम देखते हैं कि परिषदों का गठन हो जाता है। परिषद कब आया, परिषद के बाद कब भारत शासन अधिनियम आए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें अंतिम हम लोगों ने पढ़ा 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा, जो सबसे अंतिम ब्रिटिश संसद द्वारा यह अंतिम एवं क्या था, बहुत ही जटिल था। उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद अब हम आज देखते हैं कि कैसे भारत में संविधान सभा की मांग हुई। क्या था संविधान सभा, 1935 के बाद के क्या इतिहास में क्या कालक्रम रहा, वह कौन से कालखंड थे, कौन से आंदोलन थे, कैसे कैसे मांग हुई, कब ब्रिटिश हुकूमत ने इसको माना, संविधान सभा को माना, क्या क्या हुआ। आइए आगे हम लोग आज की कक्षा में देखते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या विषय है, क्या क्या हमको जानना आज की क्लास में। संविधान का निर्माण, ठीक है, देखना है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना भारतीय। मैंने बताया क्रमिक विकास को हम लोगों ने जाना, इसके पृष्ठभूमि को जाना। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम देखेंगे कि संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग कब की गई, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया गया, यह देखा जाएगा।
अगस्त ऑफर क्या था, अगस्त ऑफर कब आया, क्या कारण थे अगस्त ऑफर आने के, वह देखते हैं। क्रिप्स मिशन देखा जाएगा, क्रिप्स मिशन के माध्यम से क्या हमको संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया? नहीं। क्यों नहीं स्वीकार किया गया? क्रिप्स मिशन को लेके कांग्रेस का क्या रवैया था, क्या मुस्लिम लीग का रवैया था, इस पे भी चर्चाएं होंगी, जाना जाएगा इस इतिहास कालक्रम को। दूसरी चीज हम देखते हैं, वेवल योजना देखी जाएगी। वेवल योजना के माध्यम से संविधान सभा का मूर्त रूप ले पाई? नहीं ले पाई। तो क्यों नहीं ले पाई, क्या कारण, प्रमुख कारण थे, इसके बारे में जाना जाएगा। अगला कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, मिशन क्या चाहता था, मिशन में कितने सदस्य थे, यह सब जाना जाएगा। मिशन क्यों आया भारत में, तो आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन लाने का कारण था कि धीरे धीरे, इसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने आरंभ कर दिया। विदेशों का, विदेश में चीन, अमेरिका, जापान जैसे देश ने ब्रिटेन पे दबाव बनाया, जिसको समझते हुए कैबिनेट मिशन आया, उन्होंने भेजा। आते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है, विश्व युद्ध समाप्ति के बाद आपको दिया जाएगा। देखते हैं, यहाँ से ही कैबिनेट मिशन के बाद ही संविधान सभा ने व्यवहारिक रूप से मूर्त रूप लिया। अगला देखते हैं, फिर संविधान सभा, अब तो मिल गई संविधान सभा। ये पूरे संघर्ष हैं संविधान सभा के लिए, ये भारतीय संविधान सभा के लिए पूरे संघर्ष हैं। संविधान सभा की मांग, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन, यह संघर्ष है। इन संघर्षों के पश्चात जब संविधान सभा को मांगा गया, संविधान सभा के मांग को स्वीकार कर लिया गया, फिर देखेंगे कि संविधान सभा की रचना कैसे हुई। रचना पे हम ध्यान देंगे कि संविधान सभा की रचना कैसे हुई, कार्य क्या थे, कितने सत्र थे, सब कितने सत्र थे, कार्य क्या थे, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, उद्देश्य संकल्प कब आया, कैसे उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, इसके बारे में देखेंगे। कब उद्देश्य प्रस्ताव आया, इसके बारे में जानेंगे। क्या कार्य थे संविधान सभा के, इसके बारे में जानेंगे। कब संविधान सभा संसद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, विधानमंडल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, यह देखेंगे। कब संविधान सभा का जो बैठकें होती थी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, यदि विधायी होती थी तो जीवी मालवंकर करते थे। क्यों करते थे, दोनों में क्या अंतर था, यह भी बात जानी जाएगी। और इसके बाद देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 में, उसके बारे में देखा जाएगा क्या हुआ, क्या तय किया गया। स्वतंत्रता अधिनियम जो आया 1947 में, दो राष्ट्र के रूप में आया कि दो राष्ट्र होंगे। उसमें क्या कहा गया, संविधान सभा कब तक कार्य करेगी, कार्य नहीं करेगी, कैसे कार्य करेगी, इस पे भी देखा जाएगा। क्या प्रमुख समितियां थीं, उनके कार्य क्या क्या थे, उन समितियों की अध्यक्षता कौन किया, उस समिति के सदस्य कौन थे, कौन महत्वपूर्ण समिति थी, इस पे चर्चाएं होंगी। उन समितियों के कार्य क्या थे, इस पे चर्चा होगी। इसके बाद आलोचनाएं क्या थी, कौन कौन आलोचना किया था इसको लेके, क्या क्या आलोचनाएं थी, इसके ऊपर बात होगी। इसके बाद संविधान का अधिनियम और प्रवर्तन जानेंगे कि कैसे संविधान के अधिनियम परिवर्तन होते हैं, वह कौन कौन से अधिनियम हैं जो पहले के संविधान से 1935 के या पूर्व के संविधान में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, उसको जानेंगे, उन अनुच्छेदों को जानेंगे। आइए देखते हैं। आइए इसको देखने से पूर्व देखते हैं कुछ बातें। जैसे 1934 में पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार जो है पहली बार M.N. रॉय ने रखा, जिसे भारतीय संविधान का प्रणेता भी कहते हैं, आधुनिक प्रणेता भी कहते हैं। आप देखेंगे तो इसके पूर्व अगर वैश्विक रूप से देखें तो पहली बार संविधान सभा के लिए जो मांग की, जो संविधान सभा की बात रखी, वह ब्रिटिश के सामंतवादी सोच सर हेनरी मैन ने इस बात को रखा, संविधान सभा की बात रखा। समानतावादी सोच, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश के हर व्यक्ति के द्वारा, ब्रिटिश के जो समानतावादी सोच से जो प्रभावित थे, जो जिनकी सोच थी, वे और सर हेनरी मैन के द्वारा पहली बार वैश्विक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। यह मांग किसने की थी, सर्वप्रथम अगर बात किया जाए
तो किसने की थी? सर हेनरी मैन में। भारत के विषय में अगर बात की जाए कि भारतीय शासन प्रशासन चलाने हेतु एक सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इसके लिए M.N. रॉय जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा के बारे में बात की, और वह कब की? 1934 में। मतलब पहली बार जो संविधान सभा की बात हुई भारत में वह 1934 में होती है। जो कम्युनिस्टवादी थे भारत में, वो कम्युनिस्टवादी सोच के थे, कॉमरेड थे। तो हम देखते हैं कि इसी के नेहरू 14 सूत्रीय रिपोर्ट आई, आप देखेंगे 1935 के पूर्व। सविनय अवज्ञा आपको गोलमेज सम्मेलन होते हैं। उसी के तदुपरांत भारत में 1935 का अधिनियम आता है, आप देखें, जिसमें शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत में आपने देखा कि संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल बनाना चाहते थे भारत को, लेकिन रियासतें तैयार नहीं हुई, जिसके कारण वो मूर्त रूप नहीं ले सका। हम लोगों ने देखा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, हमने देखा इस अधिनियम के माध्यम से। तो 1935 अधिनियम के ही माध्यम से 1937 में, कब देखते हैं, 1937 में क्या होता है? प्रांतीय मंडल का चुनाव होता है। प्रांतीय मंडल का चुनाव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्या हुआ? 1937 में प्रांतीय मंडल का चुनाव होता है। उस समय सब 11 प्रांत थे भारत में। प्रांतों की संख्या कितनी थी? दूसरा जो देखते हैं कि प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? 11, जिसमें से कांग्रेस 6 राज्यों में, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहती है। 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कांग्रेस सफल रहती है। कितने राज्यों में? 6 राज्य में, जो 6 प्रांत थे, उसमें कौन सरकार बनाती है? कांग्रेस बनाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय, तत्कालिक समय, भारत में कांग्रेस पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी थी। कांग्रेस लोगों की आवाज थी, फोरम बन चुकी थी। कांग्रेस पे लोगों का विश्वास जम चुका था। और 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकारें बनती हैं। 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनती है। जो 3 प्रांत थे उसमें आप देखेंगे मिलीजुली सरकार बनती है, जैसे आज भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। जब हम जादुई आंकड़ा नहीं छू पाते हैं, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाते हैं, तो जो सबसे बड़ी पार्टी रहती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहती है, वह किसी और पार्टी के साथ मिलके उस गठबंधन के साथ सरकार बनाती है, सरकार चलाती है। और 1937 में यह प्रांतीय मंडल का चुनाव होता है, आप देखेंगे। और 2 प्रांतों में, जिसमें 2 प्रांत ऐसे थे जिसमें आप देखते हैं पंजाब, 2 प्रांत ऐसे थे जिसमें आप देखेंगे पंजाब, दूसरा बंगाल। यहां पे आप देखते हैं यूनियनिस्ट पार्टी सरकार बनाने में सफल रहती है। यूनियन जो निस्ट पार्टी थी, वह सरकार बनाने में सफल रहती है। और यहां पे देखते हैं प्रज्ञा किसान पार्टी बनाने में सफल रहती है। सॉरी, प्रजा, एक मिनट, बंगाल में देखते हैं प्रजा कृषक पार्टी की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है? कृषक
प्रजा पार्टी सरकार बनाने में सफल रहती है। 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है, जिसमें आप लोग देखेंगे वो 6 प्रांत कौन कौन से थे। वो 6 प्रांत कौन कौन से थे? मद्रास, बंबई, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। कौन कौन से प्रांत थे? 6 प्रांत, जिसमें क्या होता है, कांग्रेस बनाने में सफल रहती है। संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान का उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश। कैसा उत्तर प्रदेश? क्या जो आज वर्तमान उत्तर प्रदेश है? जी नहीं, उत्तराखंड भी हमारा हिस्सा था, मध्य प्रदेश भी शायद हमारे हिस्से में था। हुल की बात कर रहा है संयुक्त प्रांत में, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती है। 3 प्रांत मिले जुले थे, जिसमें पश्चिमोत्तर प्रांत था, असम था। यह ऐसे प्रांत थे जहां पे मिली जुली सरकारें बनी। सिंध भी था, असम, 3 प्रांत। ये कौन से थे? मैंने बताया पश्चिमोत्तर प्रांत था। दूसरा कौन था? असम। और कौन था? सिंध। यह वह प्रांत थे, यह 3 वह प्रांत थे जहां पे मिलीजुली सरकारों का गठन होता है। 2 पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है। और यह सरकार लगभग 28 महीने कार्य करती है। कितने महीने आप देखेंगे? 28 माह। यह सरकार गठन के बाद 28 माह तक रहती है। 28 माह के बाद अक्टूबर, आप देखेंगे अक्टूबर 1939, क्या देखेंगे हम? देखेंगे हम लोग कि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस त्यागपत्र दे देती है। कांग्रेस का मंत्रिमंडल क्या करता है? त्यागपत्र दे देता है। कई बच्चों की मांग है कि उसको ब्लैंक पेज पे बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं। हमने कहा कि संविधान सभा की मांग के लिए जो बिंदु थे उसके बारे में 1935 के बाद हम लोग देखते हैं कि 1935 के बाद 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव होता है, जिसमें से बताया आपको कि 6 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, 2 में मिलीजुली सरकार कांग्रेस रहती है, यानी 3 राज्यों में मिलीजुली सरकार, और 2 राज्यों में देखते हैं हम, यानी आज के उस समय के 2 प्रांतों में, पंजाब और बंगाल में यूनिस्ट पार्टी और कौन थी? कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है। और हम कहते हैं कि लगभग 28 माह के बाद 28 माह के बाद हम देखते हैं क्या होता है। अक्टूबर बनी कब? गठन कब हुआ? हमने बताया सरकारों का गठन कब हुआ? फरवरी। गठन कब हुआ था? फरवरी 1937 में। चुनाव हुए 1937 में, चुनाव हुए और 28 माह बाद लगभग अक्टूबर 1939 में 11 थे। सबके प्रांत कितने थे? हमने बताया आपको, आपने देखा होगा अभी, प्रांत 11। 8 प्रांतों में कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 28 महीने बाद लगभग 8 प्रांतों में 6 जहां पे वो बहुमत से थी, 2 जहां वो मिली जुली सरकार में थी। 8 प्रांतों से क्या करती है? मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देती है, रिजिग्नेशन कर देती है। 8 प्रांतों में क्या करती है? इस्तीफा दे देती है। इस्तीफा हो जाता है उनका। अब इस्तीफा देने के क्या कारण थे?
इसको जानते हैं। इस्तीफा देने के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है, आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। पहला कारण क्या था, आप देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती शामिल करना, या यूं कहें कि बिना कांग्रेस की सहमति के युद्ध में झोंक देना भारत को भी। दूसरा जो प्रमुख कारण था वह यह था कि युद्धों उपरांत जो भारत को स्वतंत्रता देने, स्वायत्तता देने की बात की गई थी उस पे खरा न उतरना, उन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरना। यानी दूसरी बात मैंने क्या कही कि युद्धों उपरांत जो वायदे किए गए थे उन वायदों पे खरा न उतरना। युद्धों उपरांत वायदे पर खरा न उतरना, जिसकी वजह से कांग्रेस क्या करती है, इस्तीफा दे देती है। 8 प्रांतों से आप देखते हैं, मैंने बताया वो कौन कौन से प्रांत थे। यहाँ पे कुछ यूपी की परीक्षा है, तो यूपी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ यूपी स्पेशल की बातें बता देते हैं कि उस समय संयुक्त प्रांत में यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल के रूप में देख लेते हैं। तो उस समय जो संयुक्त प्रांत था आप देखेंगे कि वहां पे कांग्रेस जीतती है। सीटें कितनी होती हैं उस समय सब, 288 सीटें थी। प्रांतीय विधानमंडल की 288 सीटें थी संयुक्त प्रांत में, जिसमें से कांग्रेस को लगभग 134 स्थानों पे कांग्रेस विजय होती है, जिसमें से 134 सीटें कांग्रेस को जाती हैं। आप देखेंगे कांग्रेस जीत जाती है, 134 सीटें कांग्रेस जीत के सरकार बनाती है। और सरकार में कौन कौन हिस्सा लेता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले मुख्यमंत्री जो बनते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं संयुक्त प्रांत के, जो पहले मुख्यमंत्री बनेंगे संयुक्त प्रांत के वो कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पहले मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और जो इनके न्याय मंत्री होते हैं वह कौन होते हैं, कानून मंत्री के.एन. काटजू बनते हैं। यहाँ पे जो न्याय मंत्री होते हैं, जो कानून मिनिस्टर होते हैं, जो न्याय मंत्री थे संयुक्त प्रांत में वो कौन थे, काटजू थे, काटजू होते हैं। और वित्त मंत्री कौन बनता है, रफी अहमद किदवई। और पहले वित्त मंत्री कौन बनते हैं, वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई साहब को यहां पे वित्त मंत्री बना। ये यूपी स्पेशल, यहां से प्रश्न बन सकते हैं आपको कि 1937 में जो प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव होता है तो संयुक्त प्रांत में किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की बनती है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनता है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत बनते हैं। वित्त मंत्री कौन बनता है, रफी अहमद किदवई बनते हैं। और कानून मंत्री के रूप में काटजू आते हैं, के.एन. काटजू, पूरा नाम जान लीजिए, के.एन. काटजू बनते हैं। तो मैंने कहा कि 8 प्रांतों में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा का प्रमुख कारण क्या था कि बगैर कांग्रेस की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक देना। दूसरा प्रमुख कारण क्या मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि युद्धों उपरांत जो हमें स्वायत्तता देने की बात की गई थी वह नहीं मिली, इसलिए कांग्रेस ने 28 महीने की सरकार के बाद, प्रांतों की 28 महीने की गवर्नमेंट के बाद
इस्तीफा दे देते हैं। यहां पे एक और ऐतिहासिक घटना होती है। 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको? किसने मनाया? मुस्लिम लीग के द्वारा कहा गया कि यह मुक्ति दिवस है। कांग्रेस का सरकार से हट जाना यह दिखाता है कि यह मुक्ति दिवस है। किसने कहा? मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया। यह मुस्लिम लीग का फैसला था। यह दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में पूछता है। 22 दिसंबर 1941 को कांग्रेस का इस्तीफा हो जाने के बाद इसको मुक्त दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और सबसे बड़ी बात, भारत के महान विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसको समर्थन दिया। जो सबसे बड़ी बात थी वह यह थी कि इसको भारत के महान विधिवेत्ता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या दिया जाता है? सहमति दी गई, सहमति प्रदान की गई कि ठीक है भाई, यह मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाता है भारत में। भाई सरकारें गिर गई। वर्तमान में अगर सरकारें किसी राज्य में गिर जाएं तो राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाता है। उस राज्य में राज्यपाल द्वारा शासन किया जाने लगता है जब तक आम चुनाव के द्वारा फिर से गठन ना हो या कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रह जाती तो दोबारा या तो चुनाव हो या तो किसी दूसरी बड़ी पार्टी को बुलाया जाए कि आप सरकार बनाने में सक्षम हो तो सरकार बनाइए, सरकार चलाइए। और यहां पे बगैर कांग्रेस के सरकार चला पाना इन प्रांतों में यह आसान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा यानी उस बहुमत के आंकड़े को छुआ था। ये मिलीजुली सरकारें नहीं थी। केवल 2 राज्यों में मिलीजुली सरकार में कांग्रेस का हिस्सा था, बाकी 6 राज्यों में 11 प्रांतों में आप देखते हैं तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से थी। तो इस राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। उस समय भारत में वायसराय थे, तत्कालिक वायसराय लिथिनिंगो। अब यह बात लिथिनिंगो को समझ में आ गई कि द्वितीय विश्व युद्ध भी है, चल रहा है, तो भारत के जन व धन दोनों की जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या आता है आप देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव आता है। यहीं से अगस्त प्रस्ताव आता है। मैंने कहा दिसंबर में हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि संवैधानिक संकट को देखते हुए लॉर्ड लिथिनिंगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको हम क्या जानते हैं, किसके नाम से जाना जाता है? वह अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव के बारे में आइए देखते हैं। हमने कहा कि राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। राजनीतिक संकट क्यों उत्पन्न हुआ, इस पे चर्चा हुई। अगला, वायसराय कौन थे? तत्कालिक वायसराय ने 8 अगस्त, यह ऐतिहासिक घटना है। संविधान के दृष्टिकोण से यह सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं। 8 अगस्त 1940 को आप देखेंगे कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथिनिंगो द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्यों अगस्त प्रस्ताव आया, इसका हमने कारण बता दिया। कारण क्या था? उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। दूर दूर तक राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया, इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। उनका प्रमुख था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनधन दोनों का सहयोग चाहते थे।
इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव ले आए। उसके लिए सारी पार्टियों ने सहमति दी जो भारत में उस समय पार्टियां थीं? तो जी नहीं, किसी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस प्रस्ताव में था क्या? इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनना भारतीयों का अपना अधिकार है। ठीक है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों का ही अधिकार है, ठीक है, परंतु कैसा होगा वह? उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त हो जाने पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपको कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों का अधिकार है, उन्होंने माना, परंतु कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध यदि समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत यानी औपनिवेशिक स्वराज को स्थापना करेंगे, औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी। तो जिसको लेके इन्होंने क्या कहा? अगस्त प्रस्ताव प्रमुख क्या था? औपनिवेशिक साम्राज्य, औपनिवेशिक स्वराज की बात की, औपनिवेशिक स्वराज की बात की, जिसको लेके मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, यह हमें स्वीकार नहीं। अर्थात अगस्त प्रस्ताव अपने उद्देश्यों में असफल रहा। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। उसके क्या उद्देश्य थे? औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना चाहता था वो, लेकिन इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली चलो आंदोलन आरंभ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली चलो आंदोलन शुरू होता है। दूसरी कौन सी प्रमुख घटना थी? दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत होती है। क्या होता है दिल्ली चलो आंदोलन में? हमने कहा दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हुआ, क्या था? कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध से एवं अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होती है और इसके पोषक महात्मा गांधी जी होते हैं, जो अक्टूबर 1940 में दिल्ली चलो आंदोलन, अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरुआत किया जाता है। जो प्रथम सत्याग्रही थे वह आचार्य विनोबा भावे जी थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे वह कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां से प्रश्न बनेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? अक्टूबर 1940 में। किसके विरोध में होता है? कांग्रेस अपने आप को अलग रखती है किससे? विश्व युद्ध से एवं अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पोषक महात्मा गांधी जी। और इसकी शुरुआत गांधी जी पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं और इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिल्ली चलो का नाम दिया गया। इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाता है? दिल्ली चलो का नाम या आंदोलन का नामांकन किया जाता है। आगे हम देखते हैं
अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या आया आप देखते हैं आगे, क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 1942 में। आइए देखते हैं, हम लोगों ने चर्चाएं की। पहली बार भारत में कब आया? 1934 में। वैश्विक रूप से पहली बार ब्रिटेन में सामंतवादी सोच और सर हेनरी मैन द्वारा किया गया, सारी बातें हम लोगों ने की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी द्वारा कब मांग किया गया संविधान सभा की? तो आप देखते हैं पहली बार आधिकारिक तौर पे जो मांग की गई थी संविधान सभा की वो 1935 में की गई। और 1935 के बाद क्या कालक्रम, क्या घटनाक्रम रहे, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। 1938 की बात देखिए क्या कि नेहरू ने घोषणा में संविधान के बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन संविधान को बनाए जाने की मांग की। इस पे भी हमने चर्चा की, कर दी आपके सामने, बताई कि जिसपे उन्होंने माना तो अगस्त प्रस्ताव में, क्यों माना वो भी मैंने बताया। मांग को माना, उन्होंने कहा ठीक, भारतीय संविधान सभा का निर्माण या भारतीय संविधान का निर्माण जो तत्कालिक वायसराय थे, कहा ठीक है भारतीय लोग करेंगे, भारतीय लोगों का अधिकार है। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद हम औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की यानी औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करेंगे, जिसको दोनों लोगों ने अस्वीकार कर दिया। उसके लिए जो हमने बताया आपको दिल्ली चलो आंदोलन, आप देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई। इसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया। क्या आया? क्रिप्स मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन की बात हमने कह दिया गया आपसे कि अगस्त प्रस्ताव संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई, लेकिन इसमें क्या था प्रमुख वह हमने आपको प्लस करके बता दिया नेक्स्ट पेज में। अब देखेंगे तो 1942 में कैबिनेट के सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स एक मसौदा लेकर भारत आए कि स्वतंत्रता के गठन पर ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाला संविधान होगा। मतलब क्या हुआ? स्टोफर्ड क्रिप्स आए तो भाई भारतीयों के द्वारा लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या हो रहे थे? युद्ध जारी थे भाई। हमने कहा, आपने सब देखा, इसके बाद क्या आया? क्रिप्स आए। भारत में क्रिप्स आए। कब आए? 1942 में। क्या प्रमुख था इसमें देखते हैं। हम देखते हैं कि अभी भारतीय लोग लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध को जारी, अपने संघर्ष को जारी रखा था। और देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आता है और भारतीय लोगों की मांग अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति प्राप्त करती है, लोगों तक पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप चीन, अमेरिका और अन्य देश ब्रिटेन पे यह दबाव बनाते हैं कि भारत को क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए, भारत को उसकी स्वायत्तता दी जाए। इन सभी मुद्दों को दबाने के लिए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, कौन थे? विंस्टन चर्चिल। उन्होंने अपने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य, किसको? यह जो स्टोफर्ड क्रिप्स थे, यह युद्ध मंडल के क्या थे? सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स को उन्होंने भारत भेजा। किसने भेजा? उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टोफर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय दबावों की वजह से। और भारतीय नेताओं से वार्ता होती है, संविधान सभा पे भारतीय नेताओं से वार्ता होती है। क्या वह वार्ता सफल रहती है? उस वार्ता का परिणाम क्या होता है? आइए जानते हैं। हमने कहा कि भारतीय नेताओं से वार्ता होती है। भारतीय नेताओं के लिए क्यों भेजा गया वो भी मैंने बताया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव थे। वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव को उन्होंने समझ गए कि इसे टाला नहीं जा सकता। मिस्टर चर्चिल को यह बात समझ में आ गई कि इसको टाला नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु अपने युद्ध प्रतिमंडल के सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स को भेजते हैं 1942 में वार्ता के लिए।
उस वार्ता में उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के उपरांत एक निर्वाचित सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा, औपनिवेशिक राज्य घोषित किया जाएगा। और यदि प्रांत चाहेंगे तो उस संविधान को स्वीकार करेंगे, अन्यथा वो अपना स्वयं का संविधान बनाएंगे। यानी वह भारत में अभी भी हस्तक्षेप छोड़ना नहीं चाह रहे थे। देखिए कितनी स्पष्टता से कह के भी बातों में उन्होंने एक बात छोड़ दी कि प्रांत यदि चाहेगा तो उस संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार करेगा, अन्यथा वह अपना स्वयं का संविधान बनाएगा। अगर वर्तमान में ऐसी स्थिति आए तो क्या भारत एक अखंड भारत रह पाएगा? आपका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए शक्तियों का विभाजन होता है। आज वर्तमान स्वरूप में भी हम देखते हैं, जिसमें केंद्र सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं एवं समवर्ती सूची के विषय हैं। तो वहां पे भी उन्होंने स्पष्टता से न देके फिर से गोल गोल घुमाया। यानी वो भारत को बांटने की राजनीति अभी भी जारी रखना चाह रहे थे और जारी रखा उन्होंने, जिसको मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इसलिए नहीं अस्वीकार कर दिया जाता है कि यहां प्रांतियों के लिए अलग बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम लीग का निजी स्वार्थ, उनका स्वार्थ की सफल सिद्धि नहीं होती है। वह उनका स्वार्थ क्या था? वह चाहते थे कि सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचन पद्धति लागू रहे संविधान सभा में भी, जिसमें हम देखते हैं कि इसको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया? कांग्रेस ने कहा कि यह प्रस्ताव एक विभाजनकारी प्रस्ताव, जो बिल्कुल सत्य है, जो सत्य है, इसलिए इस प्रस्ताव को किसी भी रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। यानी यह प्रांतों को कह रहा था कि ठीक है, संविधान निर्माण होगा, उपनिवेश देंगे, ठीक, निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा, ठीक, परंतु मैंने बताया कि विभाजनकारी चाहता था, जिसको दोनों लोगों ने अस्वीकार कर दिया, जिस पे महात्मा गांधी आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक कहा। उत्तर दिनांकित चेक कहा कि यह उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। उन्होंने कहा यह पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर दिनांकित चेक है। यह ब्रिटिश सरकार के मन पे है कि वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। गांधी जी ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की कि ये तो वही वाली बात हो गई कि आपका मर्द करेगा तो आप चेक का भुगतान करेंगे, नहीं तो चेक का भुगतान नहीं करेंगे। तो ऐसी तो हमारी संवैधानिक स्थिति कहां स्पष्ट हो पा रही है? जो हमारी मांग थी वो कहां स्पष्ट हो पा रही है? और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दो लोगों का इस मिशन पे जो आलोचना थी, और दूसरे ने किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक टूटते हुए बैंक के नाम चेक है। गांधी जी ने तो कहा कि यह पोस्ट दिनांकित यानी उत्तर दिनांकित चेक है,
एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक टूटते हुए बैंक के नाम चेक है। अर्थात पता नहीं, जैसे किसी बैलेंस, किसी को खाते में उतना पैसा भी तो होना चाहिए जितना पैसा वो चेक है, जितने का चेक है। यानी यह एक दिवालिया बैंक के नाम चेक दे दिया गया कि जो बैंक ही अस्तित्व में नहीं, बैंक ही करप्ट है, वह हमारे चेक की आपूर्ति कैसे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पता नहीं। तो दो आलोचनाएं जो प्रमुख इतिहास में रही, जो संवैधानिक इतिहास में रही, जो प्रश्न बनते हैं कि क्रिप्स मिशन को लेके आप ये सारी विषय, आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ही हम बात कर रहे हैं, आपको इतिहास में भी यह मिलेगा। जो प्रमुख आलोचनाएं थी वह गांधी जी और पंडित जी के द्वारा हुई। एक ने उत्तर दिनांकित चेक कहा तो एक ने कहा यह टूटते हुए लूटते हुए बैंक के नाम का चेक है, और इसको दोनों लोगों ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय नेताओं को यह बात समझ में आ गई कि ब्रितानी हुकूमत के द्वारा अपने हित में कुछ सोचा जाना कहीं ना कहीं एक मात्र भ्रम है, और इसलिए यह तय किया गया कि अब आंदोलन को और तेज किया जाए। और आंदोलन के तेज करने के क्रम में हम देखते हैं कि 14 जुलाई, अभी हमने देखा कि 1940 में क्रिप्स मिशन आया, जिसके बाद 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति के द्वारा क्या किया गया, एक बैठक की गई जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। उसका प्रस्ताव रखा जाता है। कहाँ पे रखा गया, पहले प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पास किया गया। तो आप बताएंगे यह प्रस्ताव वर्धा में रखा गया कांग्रेस कार्य समिति में। और कब रखा गया, 14 जुलाई 1942 को रखा जाता है। इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। उसके अनुमोदन हेतु, उसके अनुमोदन 14 जुलाई 1942 को यह प्रस्ताव लाया गया और पास कर दिया गया। इसके अनुमोदन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस संघ के द्वारा क्या किया जाता है, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम की अध्यक्षता में अधिवेशन होता है, जिसमें इसको क्या कर लिया जाता है, इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान में। और इसी समय आप देखते हैं कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1942 में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, यानी पूरी तरीके से कहा कि पूरे भारतीय अब एक हो जाएं और स्वतंत्रता के लिए क्या करें, संघर्ष करें। क्योंकि ब्रितानी हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद भी सुनने को तैयार नहीं थी। अगस्त प्रस्ताव आता है, बेकार जाता है। स्टोफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में बेकार जाता है। आप देखते हैं इसके बाद यह तय हुआ और यह आंदोलन तेज हो गया, जिसे हम इतिहास में अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यह सारी घटनाक्रम अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 14 जुलाई को प्रस्ताव आता है और 8 अगस्त को इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जाता है, जिसको हम अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो। यानी अगस्त क्रांति हुई। फिर लॉर्ड निथिंगो को हटा के वेबल महोदय को भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया जाता है। भाई, यह जो राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया, इसको शांत करने के लिए, अर्थात हम देखते हैं आज भी अपने वर्तमान, बहुत देखिए, शायद यह कहना, यह मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, कहीं ना कहीं आज भी
शोषण का केवल एक तरीका बदला है। आज भी जिले में किसी प्रकार के दंगे हो जाने पर, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाने पे, आज भी आप देखते हैं कि उसको शांत कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटा दिया जाता है। क्या यह कार्रवाई सही है? मात्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हटा देने से एक होता है कि चलो उनको दंड मिल गया, उनको हटा दिया गया, क्या उनकी सर्विस समाप्त हो जाती है? नहीं होती। या किसी थानाध्यक्ष के द्वारा उस थाने में कोई गलती हो जाने के बाद थाना अध्यक्ष को हटा दिया जाता है, क्या वो सस्पेंडेड के बाद नहीं आते? उनको कोई और थाना दे दिया जाता है। तो कार्रवाई के नाम पे केवल लीपाप होती है, यानी दृष्टि हटाने का जो गतिरोध थे उसको हटाने का, उस गतिरोध को समाप्त हो जाए तो उसको हटा दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। तो यही काम कहीं ना कहीं ब्रितानी हुकूमत भी कर रही थी। भारतीय लोगों को, उन नेताओं को उस राजनीतिक गतिविधि को समाप्त करने के लिए, उनकी निगाहें हटाने के लिए उस केंद्र बिंदु से उन्होंने क्या किया? लॉर्ड निथिनगो को हटा के वेवल महोदय को भारत का वायसराय नियुक्त कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप जाइए और एक विस्तृत प्रस्ताव रखिए जो वो 4 जून 1945 को प्रस्ताव रखते हैं। योजना जो वेवल योजना या शिमला समझौते के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय नेताओं और मिस्टर वेवल के बीच की समझौता शिमला में होता है और समझौते में तमाम प्रमुख बिंदु होते हैं। उसमें पहली बिंदु क्या थे कि केंद्र में नई परिषद का गठन किया जाएगा। केंद्र में क्या किया जाएगा? नई परिषद का गठन किया जाएगा। मतलब सब मिला जुला के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी नेता निरुद्ध किए गए थे उनको छोड़ा जाएगा। प्रांतों में हिंदू मुस्लिम के जो निर्वाचन होंगे उनको बराबर रखा जाएगा। ऐसे सब उनकी प्रमुख बातें थीं। ये सब प्रमुख बातें थी, लेकिन इसको भी क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। समझौते के बाद भी इसको यह पूर्ण रूप से यह भी अपेक्षी नहीं उतरते हैं, यह भी अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते हैं। केवल गतिरोध को समाप्त करने का काम किया गया, हमने आपको बताया। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो भारत में भाई वेवल कब आए? 1945 में। फिर क्या आती है? कैबिनेट मिशन आता है। भारत में क्या आता है? कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनती है और भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लेबर पार्टी के सरकार बनेगी ब्रिटेन में। जो सर एटली महोदय जो बनते हैं, क्लेमेट एटली, वह उदारवादी दृष्टिकोण के थे और उन्होंने अपने उदारवाद का परिचय देते हुए मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत में अपने मिशन, कैबिनेट मिशन को भेजा और इसी कैबिनेट मिशन के माध्यम से हम देखेंगे कि भारत में पहली बार संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से मूर्त रूप दिया जाता है। क्या क्या होता है कैबिनेट मिशन में? कौन कौन सदस्य होते हैं? क्या क्या उस योजना के अंतर्गत कार्य थे? क्या क्या बताया गया? आइए विस्तार से देखते हैं। हमने आपको बताया कैबिनेट योजना क्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत नई सरकार का गठन हो जाता है। हमने आपको बताया ब्रिटेन में वो काफ़ी उदारवादी थे, तो उन्होंने अपने उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए या उदारवादी होने के कारण उन्होंने अपने कैबिनेट में, कैबिनेट मतलब उनका समूह, कैबिनेट से 3 सदस्यीय एक कैबिनेट को, अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा। किसकी अध्यक्षता में? पैथिक लॉरेंस
कौन थे? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। पैथिक लॉरेंस क्या थे उस वक्त? भारत राज्य सचिव थे, वहां पर कार्य कर रहे थे। दूसरा, स्टोफर्ड क्रिप्स महोदय को भेजा गया। स्टोफर्ड क्रिप्स महोदय कौन थे उस समय के? व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। प्रश्न बन सकता है, यह जो आप पढ़ रहे हैं आज की क्लास, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, यह यूपीएससी एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए इस आज की क्लास आप लोग अंत तक पूरे ध्यान से देखें। तो मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन भारत आता है, मार्च में सरकार बनी 1946 में, और 24 मार्च 1946 को यह टीम भारत पहुंची। और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री थे। नौसेना के कार्यों के लिए इनको देखा गया था। नौसेना के प्रमुख थे, ये मंत्री थे। जैसे हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर होता है, वैसे ही यह क्लाइमेट इटली के मंत्रिमंडल में नौसेना मंत्री थे। और व्यापारिक मंडल के अध्यक्ष के रूप में पैथिक लॉरेंस थे, और भारत सचिव के रूप में स्टोफर्ड क्रिप्स थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। और पहुंचते ही कैबिनेट मिशन ने भारत में तत्काल प्रभाव से संविधान सभा के निर्माण को मंजूरी दे दी कि ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो। और इसी 3 सदस्यीय समिति को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और तत्काल अंतरिम सरकार का गठन हो। उन्होंने कहा कि संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया और कहा तत्कालिक तुरंत अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। और क्या कुछ प्रमुख बातें थी, क्या प्रमुख प्रावधान थे इस योजना के अंतर्गत? उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। यानी जो सदस्य का चुनाव होगा, निर्वाचन होगा प्रांतीय सदस्यों द्वारा, वह अप्रत्यक्ष होगा। दूसरी जो इसमें प्रमुख बात थी वह देखने को मिलती है। क्या दूसरी प्रमुख बात थी? संविधान सभा का गठन प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ। ठीक है कि प्रांतीय सभाओं द्वारा होगा, परंतु सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्यतः 10 लाख लोगों पर एक प्रांतीय सभा का सदस्य चुना जाएगा। यानी वो संख्या कितनी निर्धारित की गई? पहले तो कहा गया क्या प्रत्यक्ष होगा, दूसरा 10 लाख पे निर्धारित किया गया कि एक 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रांतीय सभा का सदस्य चुना जाएगा। और क्या किया उन्होंने? कहा कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या प्रमुख थी इसमें? कहा कि प्रत्येक समुदाय के लोग अपने प्रतिनिधि को विधानमंडलों में चुन सकते थे। मतलब यह संविधान सभा कैसी होगी? जिसको संपूर्ण भारत, मतलब हर प्रतिनिधि हो, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व की बात की गई। यह कोई मनमाने ढंग से बनाई गई सभाएं नहीं होगी, यह कोई मनमाने ढंग से संविधान का निर्माण नहीं होगा। एक ऐसी संविधान सभा होगी जिसमें हर वर्ग का, हर समुदाय का समान प्रतिनिधित्व हो। कल को यह बात ना आ जाए कि हमारी जो संविधान सभा थी उसके द्वारा जो संविधान निर्माण होगा
वह भारतीयों पे थोप दिया गया, या किसी एक समुदाय का वर्चस्व था। यह भी हो सकता है कि किसी एक समुदाय का वर्चस्व हो। अगर एक समुदाय का वर्चस्व होगा तो भारतीय संविधान अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता था। समानता की बात नहीं होती। पूंजीवादी ताकतें चाहती कि भारत में पूंजीवाद की स्थापना हो, सामंतवादी चाहते सामंतवादी सरकार की स्थापना हो। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हर वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। और जो चौथा प्रमुख था, इसमें देखते हैं कि जो मान्यता प्राप्त समुदायों की बात की गई थी, सामान्य सदस्य, मुस्लिम और सिख समुदाय की बात की गई, और प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा के लिए जो कुल सीटें निर्धारित की गई वह 389 सीटें निर्धारित की गई। जो पहली बार सभा के जो चुना गया कि ठीक है चुनाव होगा, यानी अंतरिम सरकार का गठन किया गया जल्द से जल्द, उसमें यह तय किया गया कि सब 389 सीटें होंगी पूरे भारत में, और उन 389 सीटों में ब्रिटिश प्रांतों से 292, प्रांतों से, देशी सियासतों से और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुना गया, जिसमें क्या था 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, बाकी देशी रियासतों से आएंगे 93, और जो कमिश्नरियाँ थी, जैसे हमारे यहाँ आज कमिश्नरेट है कि 3-4 जिलों को मिला के एक कमिश्नरेट बनता है, जैसे मंडल, आज वर्तमान स्वरूप में हम मंडल देखते हैं, जैसे आजमगढ़ मंडल में कुल कितने जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ऐसे ही जो कमिश्नरेट थे उस समय, उन कमिश्नरेटों से 4 सदस्य चुने जाने थे। मैंने पहले ही कह दिया। पूरी सीटें कितनी निर्धारित की गई भारत में, 389। ब्रिटिश प्रांत से कितने आएंगे, 292, देशी रियासतों से 93, एवं जो कमिश्नरेट थे, क्षेत्र थे, उनसे 4 सदस्यों की नियुक्ति, यानी 4 सदस्यों को चुना जाना तय किया गया। और देखते हैं कि जिसमें से सामान्य को 213 सीट, मुसलमान को 79 सीटें एवं सिखों को 4 सीट दी गई। मैंने कहा ना अभी आपको कि मान्यता प्राप्त समुदाय को सामुदायिक कहा गया कि समुदाय चुन सकता है, वो भी मान्यता प्राप्त। तो किसको उन्होंने मान्यता दी थी? आप देखेंगे पूर्व में जब हम देखते हैं 1909, 1919 में आते आते हमने क्या देखा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ उसमें उन्होंने मुस्लिमों को माना, सिखों को माना और सामान्य। तो सामान्य को कुल सीटें जो हैं 213 आवंटित की गई, मुसलमानों को 79 एवं सिखों को 4 सीटें आवंटित की गई। और जो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जातियों की संख्या 26 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 निर्धारित की गई। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। ध्यान से हमारी बात समझिए। अभी उन 15 महिलाओं के नाम भी हम आपको नोट करवाएंगे। कभी काल प्रश्न में पूछ देता है, यह प्रश्न बनता है कि कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं, तो 15 महिला सदस्यों के लिए सीटें आवंटित की गई। अनुसूचित जात के लिए 26 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीटों का आवंटन किया गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पूरी सीटें कितनी थी? 389, 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 सीटें किसको दी गई? 93 सीटें देशी रियासतों को और 4 सीटें कमिश्नरेट को दी गई। उसमें समुदायों के आधार पर भी बांटा गया था, हमने आपको बताया, जो मान्यता प्राप्त थे। तो उन समुदाय को सामान्य, मुस्लिम और सिख में बांटा गया था। तो सामान्य को 213 सीट,
मुस्लिम को 79 और सिखों को 4 सीट। महिलाओं को 15 सीटें आवंटित हुई। अनुसूचित जाति को 26 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति को 33 सीटों का आवंटन हुआ। और उसमें से जो हैदराबाद रियासत थी, आप देखेंगे वह इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया, संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। यह प्रमुख बातें कैबिनेट मिशन की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा होती है। कब होती है? आप देखेंगे कि इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को कब होती है? आप देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। क्या होगा? अंतरिम सरकार का गठन होता है। 2 सितंबर 1946 को 2 अगस्त में हो जाता है, 24 अगस्त को। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। इसी कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ? 24 अगस्त 1946 को एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन होगा। किसकी अध्यक्षता में होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। किस तारीख को? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित कर ली जाती है, जिस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष, लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे वह इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। जो परिषद हुई, यानी क्या मैंने कहा, कब गठन हो जाती है? 2 सितंबर 1946 को। एक मिनट ब्लैंक पेज देते हैं, आपको समझाते हैं इस बात को। अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? कब होता है अंतरिम सरकार का गठन? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को। किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है, जिसमें हम देखते हैं अध्यक्ष कौन है? तत्कालिक वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। यह क्या होते हैं? अध्यक्ष एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। और कुल कितने सदस्य होते हैं? मैंने आपको बताया। और कुल कितने सदस्य होते हैं? 13 सदस्य। इनको लेके अध्यक्ष माउंटबेटन एवं जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष सहित
कुल 13 सदस्य की परिषद होती है, की परिषद का गठन होता है। यानी ये कैबिनेट है। यह जो 13 सदस्य हैं, जैसे एक कैबिनेट है, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट है, सरकार का गठन होता है, उसका जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है वह उसका क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, एवं उसके क्या होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं। वैसे ही यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन जो तत्कालिक वायसराय होते हैं, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कुल 13 लोग की एक परिषद होती है, गठन होता है, जिसमें 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। जिसमें हम देखते हैं कालांतर में कि 26 अक्टूबर कब मुस्लिम लीग कब इसमें शामिल होती है, सितंबर में होता है। ये 26 अक्टूबर 1946 को पहले तो मुस्लिम लीग नहीं करती है, लेकिन कालांतर में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में क्या होती है, शामिल हो जाती है। मुस्लिम लीग भी सरकार में क्या होगी, शामिल होगी। आप देखेंगे कि 2 सितंबर को इसका गठन हो जाता है और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाएगी। क्यों शामिल हो जाती है? इसलिए कि उसको पता होता है कि सरकार के बाहर से रह के अपनी बात मनवाना या अपनी बात कह लेना आसान नहीं। यदि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत ना हो तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र क्या हो जाता है, तानाशाह के रूप में कार्य करना लगता है। तो अगर यह बाहर रहते सरकार से तो अपनी बातें नहीं रख पाते। इसलिए मुस्लिम लीग ने फैसला लिया कि 26 अक्टूबर 1946 को यह सरकार में शामिल हो गए और परिषद के 3 सदस्यों में सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर आफत अहमद खान को मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया। 3 लोगों को मंत्रिपरिषद से हटाते हुए 5 सदस्यों को मुस्लिम लीग को सरकार में इस मंत्रिमंडल में रख लिया गया। पहले जो 3 मंत्री थे मंत्रिमंडल में, जो सदस्य थे, उनको हटाते हुए और मुस्लिम लीग को इसमें सम्मिलित किया गया और उसके 5 सदस्यों को रखा जाता है और वह 5 सदस्य शामिल हो जाते हैं, जिससे मंत्रिमंडल की अब संख्या कितनी हो जाएगी। पहले 13 थे, मुस्लिम लीग शामिल हो गई तो 13 में से 3 लोगों को हटा दिया जाता है, 12। 13 में से 3 लोगों को हटा दिया गया और फिर 5 लोगों को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। 5 मुस्लिम, अब यह मंत्रिमंडल कितनी हो गई, 17 सदस्य हो गई। कितने हो गए भाई, 3 हट गए, सॉरी कितने हो गए, 10 और कुल कितनी हो गई, अब 15 सदस्य हो गई मंत्रिमंडल। 3 लोगों को हटाया गया। जिन 3 लोगों को हटाया गया नाम नहीं पूछता है, फिर भी जान लीजिए आप लोग, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस एवं सर आफत अहमद खान को हटाया गया और मुस्लिम लीग को सम्मिलित किया गया इसके 5 सदस्यों के साथ। अब यह मंत्रिमंडल का स्वरूप, यह मंत्रिमंडलीय स्वरूप कैसा हो गया, आकार बढ़ गया। पहले 13 सदस्य थी, अब 15 सदस्य हो जाती है। और केवल मैंने बताया ना कि इसका उद्देश्य क्या था, मंत्रिमंडल में शामिल होकर, परिषद में शामिल होकर पाकिस्तान के लिए लड़ना। केवल मुस्लिम लीग का उद्देश्य था यहां परिषद में शामिल होकर कि पाकिस्तान की मांग हेतु आवाज
को मुखर करना, को मुखर करना। तो केवल मुस्लिम लीग का शामिल होने का सिर्फ इतना ही कारण था कि वह चाहते थे कि इस परिषद में शामिल हो और पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज मुखर करें, पाकिस्तान की मांग करें और अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर, इसी अंतरिम सरकार को लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह एक ऐसे राष्ट्र की सरकार है, यह एक ऐसे राष्ट्र की सरकार है, यह एक ऐसे राष्ट्र की सरकार है जिसे दो राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। तो अंतरिम सरकार की गठन कैसे होता है, कौन कौन शामिल होता है, कब गठन होती है, अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से होता है, यह हमने जाना। और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल होती है, यह हम लोगों ने जाना। मुस्लिम लीग क्यों शामिल होती है उस परिषद, उस मंत्रिमंडल में, परिषद यानी मंत्रिमंडल क्यों शामिल होती, यह हम लोगों ने जाना, उसके उद्देश्य क्या था। और इस पे जो आलोचना की महान विद्वता भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, तल्ख टिप्पणी की कि यह एक ऐसे राष्ट्र की सरकार है जिसे दो राष्ट्र मिलकर क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। और कुल मैंने बताया अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, 15। प्रश्न आ जाएगा कि 14 अक्टूबर 1946 के पूर्व अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, मंत्रिमंडल में कुल कितने सदस्य थे, 13 सदस्य। इसके बाद 3 सदस्यों के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है, इस्तीफा दिलवाया जाता है और 26 अक्टूबर 1946 को लीग को शामिल कर लिया जाता है और इसका स्वरूप बढ़ के 15 हो जाता है। अब जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय एवं सूचना मंत्रालय दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में गृह मंत्री एवं सूचना मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। तीसरे चौथे पे बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा दिया गया। श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा दिया गया। सी.एच. भाभा को कार्य खान बंदरगाह दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। आसफ अली को रेलवे दिया गया। जगजीवन राम को श्रम दिया गया। लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया। जो लीग, देखो लीग के सदस्यों को भी मंत्रालय दिए गए, जिसमें प्रमुख जो थे वह लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया। वित्त मंत्रालय आज के मंत्रालय भारत सरकार के स्वरूप में एक बहुत बड़ा पद होता है, वित्त मंत्रालय, यानी लियाकत अली को भी वित्त मंत्रालय दिया गया, जबकि कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी, लेकिन फिर भी लीग को इस सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती थी। संविधान लागू हो जाने के बाद भी आम चुनाव में होने के बाद पहली बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मिनिस्टर में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती हुआ करती थी। ऐसे राजनेता हुआ करते थे भारत में।
आई चंद्रगीर थे, उनको भी वाणिज्य मंत्रालय दिया गया, जो लीग के सदस्य थे। योगेंद्र नाथ मंडल थे, उनको विधि दिया गया, कानून मंत्री बनाया गया। योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया, कानून मंत्री दिया गया, वह भी लीग के सदस्य थे। तो कहीं ना कहीं लीग के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ। लीग को भी मंत्रालय का, मंत्रिमंडल के अहम मंत्रालय दिए गए, लेकिन लीग का उद्देश्य मंत्रालय प्राप्त करना नहीं था। लीग का प्रमुख उद्देश्य था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो और पाकिस्तान की मांग करे। और गजनाफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। यह था अंतरिम सरकार का गठन और अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे बढ़ा, कैसे घटा, कब कब परिवर्तन किए गए, यह हमने बताया। उनके प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुख कौन थे, यह बताया। बाकी शेष अब हम आएंगे, यह सब के बाद अब हम आएंगे संविधान सभा के गठन पे। इन सभी बातों के बाद अब हम आएंगे कि संविधान सभा का गठन पे, कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। आने वाली कक्षाओं में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। हमारे कुछ मित्रों द्वारा, हम अपने छात्रों को मित्र ही मानते हैं जो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मित्र समझने में बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे आपसे आसानी से शेयर कर लेते हैं अपनी समस्याओं को। तो काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं। देखिए, हताश होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, एक चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने बड़ा सही कहा कि जीवन जीना आसान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता। जीवन जीने के लिए जीवन को आसान बनाना पड़ता है। क्या करके? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। करने के पश्चात ही में इस जीवन को जी पाएंगे। जिंदगी, सच में जीवन जीना आसान नहीं है। इस जिंदगी जीने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, सही कहा उन्होंने कि हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है, तुमसे ना हो पाएगा, कोई बात नहीं। आप इतनी खामोशी के साथ अपनी तैयारी पे लगे रहिए कि आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचाएगी। ये वही वो लोग होंगे, आप देखेंगे, जो कहेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे सफल होने के बाद वो सबसे पहले तुम्हें बधाई देने आएंगे। ये वही लोग, वो लोग होंगे जो कहेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा। तो इन सब बातों पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। हमें खुद से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी चाहिए कि जब नाउम्मीदी हाथ लगे तो हम बिखर जाएं। हमें बिखरना नहीं, हमें निखरना। इस बात को ध्यान रखना कि नौकरी जीवन का एक छोटा सा हिस्सा, एक आयाम है, संपूर्ण जीवन नहीं है। यह जीवन आपको इसलिए नहीं मिला कि जीवन में नौकरी नहीं मिली तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत बेहतर कर सकते हैं आप। यह जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जीवन। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप निरंतर तैयारी करते रहिए। अगर जीवन में सफलता पानी है तो बहुत सारे आयाम हैं सफलता के। क्या आईएएस हो जाना जीवन में सफल हो जाना है?
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। सच में संतुष्टि ही जीवन की सफलता है। आपकी शिक्षा यह नहीं बताती कि आपकी कितनी स्मृतियां हैं, आप बहुत स्मृतिवान हैं, प्रतिभावान नहीं। आपके विचार आपको बताएंगे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना शिक्षित हैं। तो निरंतर चलते रहना है। जैसे मैंने कहा ना, वो सिद्धांत का पालन कीजिए कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और इन्हीं सबों के साथ हम आज की अपनी क्लास समाप्त करते हैं। कल फिर जब आपसे मुलाकात होगी एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग मिलेंगे और संविधान सभा की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।